सजे हुए मंडप के बाहर हर किसी की आंखें नम थी। शिप्रा की विदाई का वक्त आ गया था। शिप्रा फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ सरिता जी उसे सीने से लगाकर आखिरी सीख दे रही थी। रो मत शिप्रा बेटा, अब से तेरा ससुराल ही तेरा असली घर है। मायके के लाड़ प्यार वाली जिंदगी अब पीछे छूट गई है। अब तुझे उस घर में अपना मन लगा कर रहना है बेटा, सबकी इज्जत करनी है और सबके साथ हंसी खुशी रहना है। समझी ना मेरी बच्ची? जी मम्मी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर आप सबकी बहुत याद आएगी। बिटिया हमें तो तेरी बहुत याद आएगी, पर ये प्रकृति का नियम है, बेटियों को विदा होना ही पड़ता है। जाओ बेटा अपने ससुराल, और अपने ससुराल को अपने प्यार से अपना बना लेना। अपनी माँ की बातों को गांठ बांधकर शिप्रा मयंक के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। दरवाजे पर पार्वती, शंभुनाथ और ईशा आरती की थाली लिए खड़े थे। शिप्रा ने आहिस्ता से चावल से भरा कलश गिराकर घर में कदम रखा। आओ बेटे अंदर आओ, आज से यह घर तुम्हारा है, सदा खुश रहो। वेलकम भाभी। आओ बेटा, बहुत थक गई होगी ना सफर से, और मेरा मयंक भी तो थक गया होगा, और कल से इसे ऑफिस भी जाना है। आखिर पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। शिप्रा को थोड़ा अजीब लगा कि स्वागत के वक्त अचानक जिम्मेदारी की बात कहां से आ गई, लेकिन वो चुप रही। ईशा जा, शिप्रा को उसके कमरे में ले जा। शिप्रा बेटा आराम कर, हाँ, बाकी बातें कल करेंगे। जी मम्मी जी। शिप्रा सिर हिलाकर ईशा के साथ कमरे की तरफ चली गई। अगली सुबह शिप्रा अपनी पहली रसोई के लिए नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई। हॉल में पार्वती और ईशा सोफे पर बैठे थे। पास में ही शिप्रा के मायके से आए हुए बैग और कुछ सामान रखे थे। दोनों माँ बेटी बहुत ही धीमी आवाज में एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। ईशा जरा ये साड़ी देख तो, मुझे इसका कपड़ा बहुत हल्का लग रहा है, और वो जो डिनर सेट आया है वो तो पक्का सेल वाला है। मैंने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही सेम डिनर सेट सेल में देखा था। हाँ मम्मी, और वो जो लिफाफों में शगुन आया है वो भी कुछ कम ही लग रहा है। तभी शिप्रा वहां पहुंच गई। उसे देखते ही पार्वती और ईशा एकदम से चुप हो गई और साड़ी को छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या बात हो रही है मम्मी जी, आप लोग मुझे देखते ही चुप क्यों हो गए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम तो बस यही बात कर रहे थे कि हमारी बहू आज कितनी सुंदर लग रही है। ये साड़ी तुम पर कितनी जच रही है ना ईशा? हाँ भाभी बिल्कुल, आखिर जचेगी क्यों नहीं, मैं खुद पसंद करके लाई थी ये साड़ी आपके लिए। सुंदर लग रही हूँ, पर अभी तो मैंने सुना कुछ शायद डिनर सेट और शगुन की बात हो रही थी। अरे शिप्रा तू भी ना, जा रसोई में जाकर कुछ मीठा बना ले, आज तेरी पहली रसोई है। और हाँ, अगर हम माँ बेटी कुछ बात करें ना तो ज्यादा ध्यान मत दिया कर, हमारी तो आदत है ऐसे गपशप करने की। शिप्रा थोड़ा बुरा फील करते हुए चुपचाप किचन में चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो बातें सबके सामने की जा सकती है, उनके लिए ये लोग उसके आते ही चुप क्यों हो जाते हैं। शिप्रा ने सूजी का बहुत शानदार हलवा और नाश्ता बनाया। डाइनिंग टेबल पर मयंक, शंभुनाथ, ईशा और पार्वती बैठे नाश्ता कर रहे थे। शिप्रा भी वहीं खड़ी सबको परोस रही थी। बहुत शिप्रा, हलवा तो बहुत टेस्टी बना है, मजा आ गया। हाँ बहू बहुत बढ़िया है। शिप्रा खुशी से मुस्कुराई और वो भी नाश्ता करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तभी पार्वती, मयंक और ईशा के बीच एक बहुत ही अजीब सी इशारों वाली बातचीत शुरू हुई, जो शिप्रा के बिल्कुल ऊपर से जा रही थी। मयंक वो लाल डिब्बे का क्या हुआ, आज तो बुधवार है ना? हाँ मम्मी, लाल डिब्बे में हरी पत्तियां डाल दी है, पड़ोसी खुश हो जाएंगे। और मम्मी वो छतरी वाला काम वो तो हो गया ना? अरे उसकी टेंशन मत ले, रेनकोट मंगा लिया है मैंने। शिप्रा का दिमाग सुन्न हो गया। लाल डिब्बा, हरी पत्तियां, छतरी और रेनकोट। बाहर तो कड़कड़ाती धूप निकली थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने घर के डाइनिंग टेबल पर नहीं किसी खुफिया एजेंसी की मीटिंग में बैठी हो। मयंक की क्या बात चल रही है, कौन सी छतरी? बाहर बारिश आने वाली है क्या? मुझे भी बताओ ना। अरे शिप्रा तुम नहीं समझोगी, ये हमारे घर की पुरानी बात है, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तुम अपना नाश्ता करो। शिप्रा का दिल एकदम से बैठ गया। कल तक जिस लड़की के घर में हर बात उससे पूछकर होती थी, आज उसे एक ही दिन में तुम्हारे मतलब की बात नहीं कहकर दरकिनार कर दिया गया था। उसे इस नई फैमिली में बहुत अकेलापन और बेगानापन महसूस होने लगा था। दिन बीतते गए। शिप्रा धीरे धीरे ससुराल के काम तो सीख रही थी, लेकिन इस घर की राजनीति और तानों की भाषा समझना उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल था।
पार्वती को जब भी शिप्रा को कोई ताना मारना होता वो सीधे कुछ ना कहकर शर्मा जी की बहू के नाम का इस्तेमाल करती थी। एक दिन दोपहर में सब हॉल में बैठे थे। पता है ईशा, वो पड़ोस वाले शर्मा जी की बहू को ढंग से सब्जी में नमक डालना भी नहीं आता, और तो और महारानी सुबह देर तक सोती रहती है। मायके वालों ने कुछ सिखा कर ही नहीं भेजा। आज सुबह ही शिप्रा की आंख खुलने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए पार्वती उसे इनडायरेक्टली सुना रही थी। पर शिप्रा इतनी ना समझती, उसे लगा सच में शर्मा जी की बहू की ही बुराई हो रही है। हाय हाय, सच में मम्मी जी, ये तो बहुत गलत बात है। शर्मा जी की बहू को समझना चाहिए ना, ससुराल में से देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। कम से कम सुबह जल्दी उठकर काम तो संभालना ही चाहिए। अपनी ही बुराई पर शिप्रा को ऐसे ज्ञान देते देख पार्वती अपना सर पकड़कर रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो गुस्सा करे या अपना माथा पीट ले। ओहो भाभी, आप ही ना बहुत ना समझो, सच में आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? मुझे क्या लेना देना शर्मा जी की बहू से, जैसी भी हो। मम्मी जी उसकी बुराई कर रही थी तो मैंने भी बस कह दिया। और शर्मा जी की बहू को तो एक दिन जाकर समझाना चाहिए मम्मी जी को। शिप्रा की ये मासूमियत देखकर ईशा बस मुस्कुराकर रह गई। शिप्रा को अभी तक ये अंदाजा ही नहीं था कि इस घर में शर्मा जी की बहू कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। ऐसे ही एक दिन शाम को मयंक ऑफिस से घर लौटा। सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पार्वती और ईशा ने फिर से अपनी उस कोड वर्ड वाली भाषा में बात करना शुरू कर दिया। मयंक, वो कल मुझे और ईशा को लाल बाजार वाले काम से जाना है। तूने वो कागज तैयार रखे ना? हाँ मम्मी, मैंने वो कल ही निकाल लिए थे। मयंक ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बहुत ही चालाकी से शिप्रा से छुपाकर अपनी माँ के हाथ में दे दिए। लेकिन शिप्रा की नजर उस पर पड़ गई। लाल बाजार कागज? मयंक, आप मम्मी जी को इसे छुपाकर पैसे क्यों दे रहे हैं? अगर उन्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो आप सीधे बता सकते हैं ना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इस घर में चल क्या रहा है। अरे शिप्रा, तुम फालतू में दिमाग मत लगाया करो। मम्मी के कुछ अपने जरूरी काम है, उन्हें ईशा के साथ जाना है। ये घर के आपसी मामले है, तुम इन सब में मत पड़ा करो। शिप्रा बेटा, जब तेरे पास दिमाग कम है तो इतना जोर नहीं देते दिमाग पर। इससे ना दिमाग खराब होने का डर रहता है। जा, तू जाकर रात के खाने की तैयारी कर ले। हाँ जी ठीक है मम्मी जी। शिप्रा ने ये सुना तो वो एकदम चुप हो गई। उसे बहुत अजीब और बुरा लगा। जिस पति के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, वो पति अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर उससे बातें और पैसे छुपा रहा था। कुछ दिनों बाद शिप्रा अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर कुछ कपड़े देख रही थी। तभी मयंक कमरे में आया। शिप्रा ने सोचा कि शायद अब मयंक का मूड अच्छा है तो वो अपने लिए कुछ मांग सकती है। मयंक, देखिए ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना, इसका कलर मुझ पर बहुत खिलेगा। मैं सोच रही हूँ ये ले लूं। मयंक ने फोन की स्क्रीन पर देखा। ड्रेस की कीमत 5,000 रुपए। कीमत देखते ही मयंक का पारा चढ़ गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शिप्रा? 5,000 रुपए की एक ड्रेस? पर मयंक, मुझे ये बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो क्या कुछ भी खरीद लोगे? अरे अभी शादी में इतने सारे कपड़े तो आए हैं मायके से और यहाँ से भी। क्या जरूरत है अभी नए कपड़े लेने की? इस तरह से फिजूल खर्ची करोगी तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। अभी घर के बहुत खर्चे हैं, हिसाब से काम करना सीखो। जब सच में कपड़ों की जरूरत होगी तब देखा जाएगा। तुम्हारे पास तो अभी ढेरों कपड़े हैं। इतना कहकर मयंक गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। शिप्रा फोन हाथ में लिए सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का? शादी के कपड़े क्या इंसान जिंदगी भर पहनता रहेगा? मम्मी जी और ईशा की शॉपिंग के लिए घर में खूब पैसे, सारे छुपे हुए लाल बाजार और काम के लिए पैसे हैं। पूरे घर के लिए बजट है, बस एक मेरे लिए इनके पास पैसे नहीं है। क्या मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? प्रिया उस रात बहुत रोई। लेकिन उस रोने के साथ ही उसके अंदर की वो ना समझ लाडली अब धीरे धीरे दुनियादारी और ससुराल के रंग ढंग को समझने लगी थी। उसे समझ में आ रहा था कि इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए उसे बदलना ही पड़ेगा। समय कभी एक सा नहीं रहता। जो शिप्रा 8 साल पहले हर बात पर रो दिया करती थी, आज वो इस घर की सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी थी। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। शिप्रा अब एक 6 साल के बेटे आरव की माँ थी। अब वो कोई ना समझ नहीं बल्कि एक बेहद समझदार और प्रैक्टिकल औरत बन चुकी थी, जिसे घर चलाने से लेकर रिश्तों को संभालने तक हर चीज का पूरा तजुर्बा हो चुका था। एक दिन शिप्रा डस्टिंग कर रही थी, तभी आरव दौड़ता हुआ उसके पास आया। मम्मा, मुझे वो वाला नया रिमोट कंट्रोल कार चाहिए जो मेरे दोस्त राहुल के पास है। प्लीज मम्मा, मुझे भी दिला दो ना। मेरा प्यारा बेटा आरव, अभी तो पिछले महीने पापा ने तुम्हें नई कार दिलाई थी ना। अगर हम हर बार नई चीज की जिद करेंगे तो फिर अच्छे बच्चे कैसे कहलाएंगे?
अभी तुम पुरानी कार से खेलो, मैं शाम को तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट चोको चिप कुकीज बना दूंगी, प्रॉमिस। ये ठीक है मम्मा, आप कुकीज बना देना पक्के से। हाँ बेटा बना दूंगी। अब जाओ जाकर अपना होमवर्क फिनिश करो, मैं अभी काम खत्म करके आती हूँ। शिप्रा ने मुस्कुराते हुए आरव के बाल संवारे। वो जानती थी बच्चों को कब और कैसे हैंडल करना है, पर तभी पीछे से पार्वती आई, जिनकी आदतें 8 सालों में भी नहीं बदली थी। पार्वती ने आरव और शिप्रा की बात सुन ली थी। हमेशा की तरह सीधे कुछ कहने के बजाय उन्होंने फिर से अपने पुराने तरीके यानी कि इनडायरेक्ट तानों का सहारा लिया। भगवान, आजकल की बहुओं का तो कुछ समझ में नहीं आता। वो मोहल्ले में जो शर्मा जी की बहू है ना, वो तो अपने बच्चे को एकदम सिर पर चढ़ा कर रखती है। जब देखो कुछ ना कुछ फरमाइशें पूरी करती रहती है। बच्चों को ऐसी आदत डालनी नहीं चाहिए, वरना कल को बिगड़ जाते। मैं तो बाबा उसे समझा कर आ गई। 8 साल पहले वाली शिप्रा होती तो शायद फिर से शर्मा जी की बहू की बुराई में हाँ मिलाने लगती, लेकिन आज की शिप्रा बहुत अलग थी। उसने अपना काम छोड़ा, मुड़कर सीधे अपनी सास की आंखों में देखा और एक बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में बोली, मम्मी जी, अब आप मुझे वो 8 साल पहले वाली ना समझ शिप्रा मत समझिएगा। मुझे सब समझ में आता है कि आप क्या बोल रही हैं, किसके लिए बोल रही हैं। क्या मतलब ये कि मम्मी जी, ये जो आप बार बार मोहल्ले वाली शर्मा जी की बहू का नाम लेकर ताने मारती है ना, वो असल में मैं ही हूँ। आप सीधे सीधे मुझे ही सुना रही है। और जहां तक आरव की बात है तो मैंने उसे कार दिलाने से मना कर दिया है। मुझे पता है अपने बच्चे को क्या आदत देनी है क्या नहीं। पार्वती तो हक्की बक्की रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बहू 8 साल तक उनके तानों पर हाँ में हाँ मिलाती थी, वो आज उन्हें ऐसे आईना दिखा देगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुझे एक बात बता रही थी, और हाँ, अगर इससे तुझे कुछ समझ आता है तो समझ ले भाई, मैं तो सबके अच्छे के लिए बोलती हूँ, मेरा क्या है। पार्वती मुंह बनाते हुए वहां से खिसक गई। शिप्रा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब इस घर में कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता था। उसी दिन दोपहर में ईशा अपने मायके रहने आई हुई थी। पार्वती और ईशा अपने कमरे में बैठकर कुछ प्लानिंग कर रही थी। दोनों को लगा शिप्रा किचन में है, तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी कोड वर्ड वाली भाषा शुरू कर दी। ईशा, वो जो सफेद डिब्बे में चांदी के सिक्के रखे थे, वो तूने गुलाबी बैग में डाल दिए ना? हाँ मम्मी, मैंने डाल दिए। बस चिड़िया के आने से पहले हम उसे उड़ा देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। शिप्रा हाथ में चाय की ट्रे लिए कमरे के अंदर आती है और मुस्कुराते हुए दोनों को देखती है। मम्मी जी, अगर आप उस सफेद डिब्बे यानी आपकी पुरानी अलमारी के लॉकर की बात कर रही हैं, और चांदी के सिक्के यानी कि वो 10,000 रुपए जो आपने पिछले महीने मयंक से छुपा कर रखे थे, तो वो मैंने आपके उस गुलाबी बैग से निकाल कर सीधा आपके अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। क्या? हाँ ईशा, घर में इतने पैसे कैश रखना सेफ नहीं है ना। और रही बात चिड़िया यानी मेरी, तो इस चिड़िया को अब आपके सारे कोडवर्ड समझ में आने लगे हैं। इसलिए आगे से कोई भी काम हो ना, तो मुझे सीधे बता दिया कीजिए, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिप्रा बहुत ही शान से चाय की ट्रे टेबल पर रखती है और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। पार्वती और ईशा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू को वो सालों से अपनी खुफिया बातों से चकमा दे रही थी, आज उसने उनके सारे कोड वर्ड्स ऐसे क्रैक कर दिए जैसे वो कोई जासूस हो। ससुराल की ये पीच अब पूरी तरह से शिप्रा के कंट्रोल में थी। कुछ दिन बाद आरव का 6ठा जन्मदिन आने वाला था। आरव की जिद पर मयंक और शिप्रा उसे लेकर शॉपिंग मॉल गए। आरव के लिए कपड़े और खिलौने लेने के बाद तीनों मॉल में ही आगे बढ़ रहे थे। तभी मयंक की नजर एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस पर पड़ी, जो एक पुतले को पहनाई गई थी। मयंक अचानक रुक गया और शिप्रा को आवाज दी, शिप्रा, जरा इधर आना। देखो ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना? सुंदर तो है, कलर भी बहुत प्यारा है। तुम ये ट्राई करके देखो ना, ये पहनोगी तो तुम्हारे ऊपर खूब जचेगी। और वैसे भी अब तुम्हारे पास उतने नए कपड़े भी नहीं रहे, शादी के वक्त वाले कपड़े भी पुराने हो गए। आरव के बर्थडे में तुम्हारे पहनने के लिए हम ये ड्रेस ले सकते हैं। शिप्रा को मयंक की ये बात सुनकर 8 साल पुरानी वो घटना याद आ गई, जब उसने ऐसी ही एक ड्रेस लेने की बात कही थी और मयंक ने उसे बुरी तरह डांट दिया था कि उसका बजट बिगड़ जाएगा। शिप्रा ने धीरे से उस ड्रेस का प्राइस टैग बाहर निकाला। उस पर 4,000 रुपए लिखा था। प्राइस टैग देखते ही शिप्रा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत उस ड्रेस को वापस स्टैंड पर रख दिया और मयंक की तरफ मुड़कर उसी अंदाज में बोली जिस अंदाज में कभी मयंक ने उसे टोका था। आपका दिमाग तो ठीक है मयंक? 4,000 रुपए की एक ड्रेस? इतनी महंगी ड्रेस लेकर मैं क्या करूंगी भला? अरे पर तुम्हें पसंद तो आई ना,
मैंने सोचा तुम्हारे पास अच्छे कपड़े कम है तो। अरे है मेरे पास काफी कपड़े, उनमें आराम से काम चल सकता है। और किसी एक पार्टी के लिए 4,000 रुपये उड़ाने की क्या जरूरत है? सस्ती ड्रेस में भी काम चल ही जाता है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम पड़े हैं घर में। जरूरी काम? हाँ, वो जो हमारे बेडरूम का गेट है ना, खोलते और बंद करते वक्त कितनी तेज आवाज करता है। रात को आरव की नींद भी टूट जाती है उससे। ड्रेस पर 4,000 उड़ाने से कहीं ज्यादा बढ़िया है कि कल ही किसी कारपेंटर को बुलाकर उस गेट को ठीक करवा लीजिए। और थोड़े पैसे आरव की स्कूल फीस के लिए भी तो बचाने हैं। चलिए अब। इतना कहकर शिप्रा ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ गई। मयंक वहीं खड़ा अपनी पत्नी को आगे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे याद आ रहा था कैसे 8 साल पहले ये वही शिप्रा थी जो एक एक पैसे का हिसाब मांगने पर रो पड़ती और मायके की हर चीज से तुलना करती थी। और आज वही शिप्रा इस घर की सबसे मजबूत ढाल बन चुकी थी, जिसे अपने शौक से ज्यादा घर के दरवाजे और बेटे के भविष्य की फिक्र थी। आखिरकार लाडली समझ ही गई कि अपना ससुराल और अपना घर कैसे चलाया जाता है। सही कहा है किसी ने कि वक्त सब कुछ बदल देता है। मयंक भी मुस्कुराता हुआ शिप्रा और आरव के पीछे पीछे चल दिया। आज शिप्रा सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं थी, वो उस घर की मालकिन थी जिसने अपने प्यार, समझदारी और समय के साथ पूरे परिवार को अपना बना लिया था।